Yeah, has anyone downloaded Java, or all of you have Java installed on your system? Yes, sir. Okay. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then Yes, sir. yeah. Okay. Then let's start. Yesterday we saw some concepts. So what is Java? What is why is it more used, and what is bytecode, and some object-oriented features and other properties of Java. So let's start today with some more details. So you we have seen what is JVM, what is the use, what JVM does, and what is JDK, and what is JRE. So to revise, let's say one more time that JDK is a Java development kit that is required by the developers to uh, build any Java application, which includes development necessary things, softwares and programs, and as well as the softwares that are used for running the Java program. So that is what JDK is. मतलब JDK में डेवलपमेंट के भी टूल्स होते हैं लाइक debugger एंड अपना और जावा लाइब्रेरीज हैं, है ना, जो पहले से हैं, एंड देन other things like JVM, JRE is the part of JDK also, that we use to run the application. तो ये JDK होता है. देन JRE मतलब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट. ये एक वर्चुअल अपना इन्वायरमेंट है, एक इन्वायरमेंट है जिसमें हमारा जावा का कोई भी एप्लीकेशन रन हो सकता है. तो दैट इज व्हाट JRE इज. सो हमको रन करने के लिए कोई भी प्रोग्राम JRE का जरूरत होता है, और उसमें रन भी अगर करना है तो दैट रनिंग पार्ट दैट आल्सो इज डन बाय JRE का एक और अंदर का जो पार्ट होता है दैट इज JVM, जावा वर्चुअल मशीन. दैट इज व्हाट रन्स आवर कोड. सो कंपाइल होने के बाद तो जावा का जो कंपाइलर है दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ JDK, जावा डेवलपमेंट किट. एंड कंपाइल होने के बाद हमारा जो डॉट क्लास फाइल बनती है दैट इज डॉट क्लास फाइल दैट इज स्टोर्ड, दैट इज अ बाइट कोड. एंड उसको JVM हमारा फिर रन करता है, एग्जीक्यूट करता है. सो let me try. I'm not sure, but let me try once to run the code in this notepad, and then share with you. So okay, so हम लोगों ने कल एक छोटा सा कोड देखा था. तो उसमें क्या है कि अपने पास था, लेट मी शेयर माय कंप्लीट स्क्रीन. तो कल हम लोगों ने जो कोड देखा था उसमें हम लोगों ने बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम देखा था, बट वो हमने एक्लिप्स में रन किया था. तो एक्लिप्स में क्या है कि अपना जो कोड है वो दैट इज वो हमारा कोड जो है वो उसमें हमको मतलब कोई अंदर का वो दिखता नहीं है. तो उस वजह से अभी जो है हम लोग अपना कोड रन करके कहाँ देख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं, नोटपैड पे भी देख लेते हैं, तो हमको अच्छे से पता चल जाएगा कि डॉट क्लास फाइल क्या होती है और बाकी सब चीज़ें क्या होती है. तो स्टार्ट करते हैं हम कोड डेवलप करना अपना. तो ये बताओ अब बहुत छोटा फॉन्ट है, दिख रहा है, ये फॉन्ट में नहीं दिख रहा होगा ना? कंट्रोल प्लस कीजिए ना सर, जूम हो जाएगा. हाँ हाँ, वो कंट्रोल प्लस से शायद इसमें मतलब, हाँ ओके हो रहा है, ठीक है, इसमें भी हो रहा है, ठीक है, ओके ठीक है. तो
अब दिख रहा है क्या? यस सर। ओके देन सो जैसे अगर अपने को कोई कोड लिखना है तो सबसे पहला जो अपना वो कीवर्ड होता है दैट इज क्लास कीवर्ड एंड सो क्लास नेम। या actually yeah let me tell ma'am so I am not admitting anyone now in the class so I can see one person is waiting but I am not admitting so okay so let's continue तो क्लास है अपने पास देन हम उस क्लास का नाम लिखते हैं और एक चीज याद रखना जब हम क्लास का नाम लिखते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कभी कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर रहे हो then you should make sure that all the names that you are giving that you are assigning to any class any variable that should be meaningful तो कभी भी तुम लोग कोई नाम रख रहे हो किसी वेरिएबल का क्लास का मेथड का इंटरफेस का किसी भी चीज का तो एक आदत अपनी बना लो कि वो नेम्स जो हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए ठीक है सो वी हैव two people waiting in the lobby okay so yeah class hello world then we have this public static void main ये क्या होता है अपना ये होता है मेन मेथड बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे सी और सी प्लस प्लस में भी हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है मेन मेथड से वैसे ही जावा में भी हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है कहाँ से मेन मेथड से एंड मेन मेथड भी कौन सा होना चाहिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन वाला ही मेन होना चाहिए यहीं से हमारा मेथड स्टार्ट होता है और बाकी अगर कोई भी और हम मेथड्स बनाते हैं तो हम उन उसको इस मेन सॉरी मेन मेथड से हम इसको कॉल कर सकते हैं कल हम लोगों ने और ये देखा था जैसे स्ट्रिंग आर्क्स ये हमने एक एरे बना दी ऑफ टाइप द टाइप इज स्ट्रिंग टाइप एरे और इसमें हमने जस्ट ये लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक मतलब कोई वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं एंड दैट इज स्ट्रिंग टाइप वैल्यू स्ट्रिंग टाइप लिटरल दैट इज हेलो वर्ल्ड तो इसको हम सेव करा लेते हैं मैं इसको सेव कर रहा हूँ I'm saving it in my computer कौन सा इसने वो दिखा दिया है पहली बार कौन से फोल्डर में है ये ओके डेस्कटॉप सी में यूजर्स देन ओके इधर इधर में अपना एक नया फोल्डर बना लेते हैं चलो डेस्कटॉप पे सेव करते हैं और इसका नाम क्या है हेलो वर्ल्ड डॉट इसका नाम क्या होता है जावा जावा के नाम से इसको हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पे देखते हैं बना है कि नहीं बना है हाँ ये बन गई है अपनी यहाँ पर अपने को टर्मिनल खोलना है तो यहाँ पर हम टर्मिनल ओपन कर देते हैं तो ये हमारा लाइनेक्स है एंड डेस्कटॉप पे हमने टर्मिनल खोल दिया अब हम ये जो हमारी कोड वाली फाइल है इसको हम कंपाइल करेंगे कंपाइल करने के लिए हमको कमांड कौन सा रिक्वायर्ड होता है जावा सी हमारा कंपाइलर है और उसके बाद हम फाइल का नेम देते हैं तो फाइल का नाम क्या है हेलो वर्ल्ड तो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा अच्छा ये डॉट जावा के बाद यहाँ पर txt भी है तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं फिर से फाइल में सेव एज इधर में डॉट txt हटा दूँ इसको हाँ इसमें ऑल किधर
जावा सोर्स फाइल के से ओके देन तो देखो हमारा कंपाइल हो गया है। कंपाइल होने के बाद एक और फाइल बन गई, देखो किस नाम से बन गई, हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास नाम से एक फाइल बन गई। और ये जो क्लास नाम की फाइल है ये हमारी ये हमारा बाइट कोड होता है, ठीक है। ये हमारा बाइट कोड रहता है, ठीक है। इसके अंदर मतलब अगर हम इसको ओपन करके देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा अपने को, बट ओपन करके एक बार देखते हैं क्या है इसमें। तो ये कंपाइल्ड फाइल है, इसमें अपना बाइट कोड है, ठीक है। ओपन नहीं हो रहा है यार, हाँ ये खुल गया है। ये हमारा बाइट कोड है, ठीक है। देखो इसमें बीच बीच में कुछ कुछ समझ आ रहा है। देखो हमने अपने उसमें जावा डॉट लैंग कुछ लिखा था, नहीं लिखा था ना। हाँ सर। बट मैंने कल तुम लोग को बताया था कि जावा डॉट लैंग जो होता है वो अपना जो मतलब लाइब्रेरी होती, जो पैकेज होता है वो बाय डिफॉल्ट हमारा कंपाइलर हमारे कोड में ऐड कर देता है। तो ये देखो जावा डॉट लैंग इधर ऐड हो चुका है ऑलरेडी। ऑब्जेक्ट क्लास हर हर किसी की पेरेंट क्लास होती है सबसे ज्यादा, और ये आउट के लिए ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास है, प्रिंट एलन फंक्शन इधर से, और हेलो वर्ल्ड और डॉट जावा इसका नाम है। तो अगर इसमें कुछ चेंज कर देंगे तो ये रन नहीं होगा हमारा कोड, बट हम केवल देख रहे हैं, कुछ चेंज नहीं किया है, तो अब ये रन हो जाएगा। रन करने के लिए अपने को क्या करना होता है, रन करने के लिए अपने को जावा कमांड यूज करनी होती है। तो जावा और अगर इसको, हाँ इसको रन करेंगे तो क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड है, हेलो वर्ल्ड। और इसके आगे डॉट क्लास नहीं लगाते हैं, बस इतना लिखते हैं। तो देखो हमारा आउटपुट क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड। तो एक्लिप्स में भी कर सकते हो इसको, बट इसमें थोड़ा सा एक बार इसको देखोगे तो अच्छा लगता है। डॉट क्लास फाइल देखो अब बन के मिली अपने को, किधर यहाँ पे देखो, ये हटा देते हैं, ये कंफ्यूजिंग है, इसको हटा दो। तो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा है और हेलो वर्ल्ड, हाँ सर ऐसे तो सर हर प्रोग्राम के बाद सर ये एक एक्स्ट्रा फाइल बनेगी जो कि बाइट कोड के नाम से बनेगी, राइट? हाँ हाँ, जो कि डॉट क्लास एक्सटेंशन से बनेगी और वो उसका बाइट कोड होता है। हाँ तो सर ये एक्स्ट्रा मतलब एक तो प्रोग्राम सेव हो रहा है उसकी बनी है, दूसरी प्लस ये बाइट कोड की बनी है, तो सर इससे हाँ ये स्पेस भी कंज्यूम करेगा। हाँ ये करेगा मतलब, बट अपने को तो रन करने के लिए, हाँ बीच में एक स्टेप है, इसलिए ये सी और सी प्लस प्लस से स्लो हो जाती है ये जावा। जी सर, तो ये अगर ये स्पेस कंज्यूमिंग तो बहुत हो गया ना, बट सर जावा का ये डिसएडवांटेज हो गया। नहीं, कोई भी चीज अगर हम जब यूज करते हैं, जब इसको हम रन करेंगे तो उस समय हम सोर्स फाइल से हमको क्या मतलब है, उस समय हमारे पास exe होती है या कोई और फाइल होती है, उस टाइम हमको सोर्स फाइल से मतलब थोड़ी होता है। उस समय तो हम केवल बाइट कोड यूज कर सकते हैं, है ना, अगर हमको रन नहीं करना है बट तो सर ये सोर्स फाइल। स्पेस कंज्यूमिंग तो बहुत होगा ना सर ये। नहीं बहुत क्यों होगा, जैसे अगर तुमको कोई नहीं कोड सर रन अगर करना है। ये सर बहुत सारे कोड बना रहे हैं और सर हाँ बहुत अलग अलग कोड सेव होंगे, तब सर उनके अलग अलग सेपरेट सर ये फाइल अच्छा अच्छा, जनरेट होंगे। अगर 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 मान लो, वैसे तो इतना कोई ज्यादा बड़ा होता नहीं है ना। ये पूरी फाइल 2 KB या 3 KB की होगी ये जो है मैक्सिमम। और इतना बड़ा बहुत बहुत बड़ा भी कोड लिखोगे तो वो भी मैक्सिमम, बहुत ज्यादा 10,000 20,000 लाइन का भी कोड लिख दोगे तो वो भी अगर फाइल बनेगी तो 2 4 5 MB की ही बनेगी। तो ऐसी बात तो नहीं है। बट अगर तुम चाहते हो कि स्पेस ज्यादा कंज्यूम ना हो तो डिलीट कर दो ना इसको, क्या क्या दिक्कत है, बाद में कंपाइल किया तुम उसके बाद डिलीट कर दो। बट ये कोई स्पेस का इशू है नहीं, है ना, क्योंकि बहुत कम फाइल्स बनती हैं। तो हाँ कौन, सर ये हम सीधे सीधे इसको कंपाइल नहीं कर सकते सर, ये टर्मिनल का क्यों यूज कर रहे हैं? सीधे सीधे कंपाइल नहीं कर सकते मतलब हम टर्मिनल जैसे का सर यूज, हाँ
जैसे सर कर कोई सकते हैं, पर वहां पर क्या है, कम वो देना पड़ेगा, सोर्स देना पड़ेगा कहाँ हमारा फाइल सेव है। सीधे सीधे का मतलब नहीं समझा मैं। सर जैसे सर हम जैसे इक्लिप्स सर अपन F9 दबा देते हैं, उससे कंपाइल हो जाता है, उसके बाद में F10 दबा के वो हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। वैसे ही ये भैया जो वो तो कह रहा है कि उसमें होता है, किसी आईडी में होता है, एक्लिप्स हो गया या कोई और आईडी की बात कर रहे हो ना। यस सर। वो आईडी में होता है, उसमें बैकएंड में तो यही होता है ना। पहले वो कमांड कंपाइल करता है, फिर वो बाद में रन कर देता है। वो तुम्हारे लिए ये काम वो खुद कर देता है, और तो यहाँ सर पर जब हम तुमको वो सर काम जैसे हम करना। इस नोट पैड में जैसे कोड करेंगे तो हमें टर्मिनल का यूज करना है सर। हाँ, करना ही पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है। और उसके लिए पहले तुम्हारा जावा इंस्टॉल होना चाहिए, और विंडोज यूज कर रहे हो या लाइनेक्स या कुछ भी यूज कर रहे हो तो पाथ वेरिएबल में तुम्हारा जावा होम सेट हो जाना चाहिए। जावा जब इंस्टॉल करोगे तो उसका बिन तक का पाथ तुमको देना पड़ेगा अपने पाथ वेरिएबल में, तभी ये जावा सी कमांड रन होगी, वरना एरर आ जाएगा कि आ, ऐसी कोई कमांड है नहीं, मतलब कैन नॉट रिकॉग्नाइज दिस। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो थोड़ा और देखते हैं इसमें। आ, देखो, इसने इंस्टॉलेशन का कुछ बताया हुआ है थोड़ा सा। विंडोज का इसने बताया हुआ है, पहले जावा डाउनलोड कर लो, फिर कंट्रोल पैनल में जाके तुमको अपना ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, मतलब डायरेक्ट सर्च भी कर लोगे तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाके तुम ये अपना पाथ में तुम इसको सिस्टम वेरिएबल्स जो होते हैं, पाथ वेरिएबल जो होता है उसमें तुम जाके अपना पाथ में एक और वैल्यू ऐड कर देना उसमें। वो होगी अपना बिन तक का, तुम्हारा जेडीके के अंदर जो बिन तक का वो है, वो ऐड कर देना। वहीं पर इस फोल्डर पे अगर जाके देखोगे तो इस फोल्डर पे अगर जाके देखोगे तो तुमको ओके, इस फोल्डर में जाके देखोगे तो तुमको दिखेगा जावा सी भी इधर ही होता है, जावा भी इधर होता है। ठीक है। तो जावा सी मतलब जावा का कंपाइलर भी इधर मिलता है तुमको, और मतलब जावा भी तुमको जो एग्जीक्यूटर होगा वो भी इसी में। तो ऐसे तुम्हारा जावा का एनवायरनमेंट सेटअप हो जाएगा। अगर विंडोज वाला है, लाइनेक्स का है तो लाइनेक्स में अलग मेथड है, मैक है तो उसमें अलग मेथड है। इसके बाद बेसिक सिंटैक्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। बेसिक सिंटैक्स अपना यही होता है कि क्लास होती है जावा में, ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं अपने को। ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए क्या जरूरत होता है वो अभी देखेंगे, आज ही देख लेंगे। ऑब्जेक्ट्स भी, मेथड्स कैसे बनते हैं वो भी आज देख लेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं और बाकी चीजें क्या होती हैं, तो देख लेते हैं जरा इसको। तो उससे पहले एक चीज और देखते हैं। तो जो चीज जरूरी है दैट इज आइडेंटिफायर्स या सबसे पहले एक बात करते हैं टोकन्स की। तो टोकन्स क्या होते हैं? कोई भी अगर अपने पास क्लास में कोई भी अगर किसी प्रोग्राम में कोई भी एक ऐसी चीज है जो लिखी हुई है, वो एक टोकन होती है। ठीक है। और टोकन कई टाइप के होते हैं। टोकन्स जो हैं हमारे, वो कई टाइप के होते हैं। और टोकन्स हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं, देन अपने कीवर्ड्स होते हैं, एंड देन ऑपरेटर्स होते हैं, एंड देन पंक्चुएटर्स, या कुछ भी पंक्चुएटर्स ही बोलते हैं इनको। और या सेपरेटर्स भी बोलते हैं, सेपरेटर्स होते हैं। एक अगर रह गया है तो अभी वो ऐड कर देंगे। तो आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स या सेपरेटर्स, ये होते हैं। ये इससे ही मिलके अपना प्रोग्राम बनता है। तो टोकन का मतलब है ऐसा कोई चीज जो प्रोग्राम के अंदर लिखी है और वो उसका कोई ना कोई प्रोग्राम में मतलब होता है, उसको हम टोकन कहते हैं। तो मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, वो टोकन कहलाता है। और वो टोकन 4 या 5 तरीके के हो सकते हैं। जैसे कोई भी चीज अगर प्रोग्राम में हमारे लिखी है तो पहला वर्ड अपना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्लास। तो क्लास एक क्या हुआ? कोई बोल रहा है क्या? सर इस कोड में से टोकन क्या है?
हाँ वही बता रहे हैं, ये सारी चीजें टोकन है, ये क्लास भी टोकन है, हेलो वर्ड भी टोकन है, ये ब्रेसेस भी टोकन है। टोकन भी 4-5 तरीके के होते हैं, और टोकन में भी अंदर से क्लास क्या है, ये क्लास एक कीवर्ड है। ये किस टाइप का टोकन है, ये कीवर्ड है। हेलो वर्ड ये अपना, ये भी एक टोकन है, ये पूरा एक हेलो वर्ड जो क्लास का नाम लिखा हुआ है ये भी एक टोकन है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा आइडेंटिफायर है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे आइडेंटिफायर, अभी देख लेंगे क्या होता है आइडेंटिफायर। ये जो ब्रेसेस है ये हमारा कनेक्टर्स, या इसको सेपरेटर्स या कुछ भी पंक्चुएटर्स कुछ भी बोल सकते हो। ये जो सिंबल्स होते हैं इनको ये बोलते हैं। जो पब्लिक है, ये पब्लिक भी हमारा एक टोकन है, और ये किस टाइप का टोकन है, ये कीवर्ड है। स्टैटिक है, ये भी हमारा एक टोकन है, ये भी कीवर्ड है। वॉइड भी हमारा एक कीवर्ड है। मेन जो है वो भी हमारा एक, वो हमारा आइडेंटिफायर है, वो मेथड का नाम है। ठीक है। देन ये स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग एक एज अ डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं जावा में, बट ये एक क्लास का नाम होता है, प्री डिफाइंड क्लास का नाम होता है। कुछ पूछना है किसी को? ओके, ये प्री डिफाइंड क्लास का नाम होता है, और इस क्लास, ये अगर एक क्लास का नाम होता है इस वजह से इसको, स्ट्रिंग को हम एज एन आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो ये ARGS जो है ये भी एक अपना आइडेंटिफायर है। ये एक एरे का नाम है, जो स्ट्रिंग टाइप की एरे है, जिसमें हमारे, जिसका तुम लोग को काम पता है। ये स्ट्रिंग आर्ग्स किस लिए यूज होता है, ये हमारा कंपाइल टाइम, वो आर्ग्यूमेंट्स उसको मतलब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स जब देने होते हैं उसके काम आता है। तो सिस्टम फिर एक क्लास है, आउट हमारा एक वेरिएबल है, दैट इज आइडेंटिफायर। फिर मतलब ये सिस्टम भी आइडेंटिफायर है। प्रिंट एलन इज ऑल्सो आइडेंटिफायर, क्योंकि ये मेथड का नाम है। फिर ये तुम्हारे ब्रेसेस है, ये ऑपरेटर सेपरेटर हो गए, डबल कोट्स हो गया। ये डबल कोट्स के अंदर ये लिखा हुआ है, हाँ एक चीज जो छूटी हुई थी, दैट इज कांस्टेंट है ये। और कांस्टेंट्स को हम जावा में बोलते हैं लिटरल्स। लिटरल्स मतलब ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं होती है। तो लिटरल्स, ये जो हेलो वर्ड है ये अपना एक स्ट्रिंग लिटरल है। ठीक है। और सेमीकोलन फिर हमारा पंक्चुएटर बोल लो, सेपरेटर बोल लो, ये ब्रेसेस फिर हमारे। तो कोई भी चीज अगर प्रोग्राम में लिखी है वो इन पांचों में से एक किसी में फॉल करेगी। या तो वो आइडेंटिफायर होगा, या वो कीवर्ड होगा, या ऑपरेटर होगा, या लिटरल्स होंगे, या सेपरेटर्स होंगे। और इन सबको हम इन जनरल हम क्या बोलते हैं, टोकन। तो कोई भी एक ऐसी चीज जो प्रोग्राम में लिखी है उसको हम टोकन्स बोलते हैं। और वो इन पांच में से कोई एक होगा। ठीक है। इसके बाद अब सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है। आई होप JVM का काम सबको समझ आ गया। JVM इज यूज टू रन द कोड, हमारा कोड रन करने के काम आता है। दैट इज JVM इज एन इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन वो कोड रन करता है। JVM के भी अंदर कोई कई पार्ट होते हैं, लोडर, लिंकर, इतना डिटेल में अभी नहीं जा रहे। लोडर, लिंकर, देन हमारा, और जावा कंपाइल, पहले कोड कंपाइल होता है, जावा सी हमारा है, जावा का कंपाइलर है, वो कंपाइल कोड को किस में बदल देता है, वो डॉट क्लास में बदल देता है। बाइट कोड डॉट क्लास फाइल में होता है। देन ये इसको JVM उठाता है और इसको फिर रन करता है, इस कोड को। और बाइट कोड ही हमारा जो है जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है, क्योंकि ये वाला बाइट कोड हमारा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चेंज नहीं होगा। जैसे मेरा अभी लाइनक्स है, मेरा उबुंटू है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर यही वाली फाइल मैं शेयर कर दूं तुम लोग के साथ, तो तुम लोग को इस कोड में कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तुम, अगर तुम्हारे पास JRE है, मतलब जावा इंस्टॉल्ड है, JDK JRE, मतलब JRE इंस्टॉल्ड है, तो तुम आराम से इसको, इस फाइल को रन कर सकते हो। कोई चेंजेस तुमको नहीं करने पड़ेंगे, चाहे तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, या तुम्हारा कुछ और है, मैक है, या 64 बिट है, 16 बिट है, 32 बिट है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आर्किटेक्चर या कुछ भी है, तो इसी फाइल को तुम यूज कर सकते हो। और वो उसमें होगा क्या कि वो जो तुम्हारी मशीन में जो JVM इंस्टॉल हुआ होगा वो तुम्हारी मशीन के हिसाब से हुआ होगा, बट बाइट कोड हमेशा सेम रहता है। JVM बदलता है मशीन टू मशीन, बट बाइट कोड सेम रहता है। तो मेरे को कोड चेंज नहीं करना पड़ेगा, बट जो तुम्हारा JVM है वो उसको तुम्हारी मशीन के हिसाब से रन कर देगा। ठीक है।
तो दैट इज व्हाट मेक्स जावा। तो इस वजह से भी थोड़ी सी स्लोनेस आ गई, क्योंकि सी सी प्लस प्लस में डायरेक्टली मशीन वाला कोड बन जाता है, तो उसमें ये बीच वाला कोड नहीं बनता है, डायरेक्टली मशीन वाला कोड बन जाता है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? ओके, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिफायर्स देखते हैं। व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम। इजीली सबसे मतलब इजीली इजी टर्म्स में कहें तो नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब that anything includes class, methods and variables, interfaces, और जो चीजें होती है इनम्स एक्सेट्रा, कि कोई भी चीज का अगर नाम है तो उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर का मतलब होता है ऐसी चीज जो किसी चीज को आइडेंटिफाई करे, ऐसा वर्ड जो किसी चीज को आइडेंटिफायर करे। जैसे हम लोग का नाम होता है तो वो हम लोग को आइडेंटिफाई करता है, कि किसी ने हमारा नाम लेके बोला तो वो हमारी आइडेंटिटी है, वो हमको आइडेंटिफाई कर रहा है। ऐसे ही प्रोग्राम में भी किसी चीज का अगर कोई नाम होता है तो उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। जैसे अगर ये इस हमारे कोड में देखें तो आइडेंटिफायर्स बताओ इस कोड में। मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, बट फिर से बताओ एक बार तुम लोग। हेलो वर्ड, हेलो वर्ड, हेलो वर्ड एक आइडेंटिफायर है। क्यों आइडेंटिफायर है ये? इसी के नाम क्लास नेम से क्लास नेम है, इसी के नाम से जानेंगे। ओके, और 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 सर हमारा जो स्ट्रिंग भी है सर हमारा स्ट्रिंग ये। ये हाँ, तो ये क्यों सॉरी ये क्यों हमारा वो है क्योंकि आइडेंटिफायर? सर हाँ सर इसमें हम टाइप बता रहे हैं उसका कि ये किस तरीके के मतलब अच्छा, आर्गुमेंट्स लेता है मेन तो मेथड के अंदर। ओके ओके, तो टाइप तो बता रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन आइडेंटिफायर ये इसलिए है क्योंकि ये एक नाम है, और ये नाम किसका है? ये एक प्री डिफाइंड क्लास है। जावा में स्ट्रिंग टाइप की एक क्लास होती है, ये उसका नाम है जो पहले से है। हमारे स्ट्रिंग वाली क्लास, ये जो क्लास है ये भी लैंग पैकेज में होती है, इसलिए हमने कोई पैकेज इंपोर्ट नहीं कराया है यहाँ पे, इसको यूज कर लिया है। तो प्री डिफाइंड क्लास होती है एक स्ट्रिंग, उसका नाम है। और क्या है आइडेंटिफायर? सिस्टम। सिस्टम भी हमारी एक प्री डिफाइंड क्लास है, ये भी क्लास का नाम है, इसलिए ये आइडेंटिफायर है। और प्रिंटलन मेथड का नाम है। प्रिंटलन मेथड का नाम है। आउट भी हमारा आइडेंटिफायर है, क्योंकि आउट भी हमारा सिस्टम क्लास के अंदर मतलब एक वेरिएबल है, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू इन आउटपुट स्ट्रीम। तो वो भी हमारा एक आइडेंटिफायर है। और प्रिंट एलन मेथड का नाम है, ये भी आइडेंटिफायर है। और एक और आइडेंटिफायर है, दैट इज मेन। यस। मेन भी हमारा मेथड का नाम है, ठीक है। तो किसी भी चीज का अगर नाम है जो किसी चीज को यूनिकली मतलब किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के काम आता है, दैट इज एन आइडेंटिफायर। तो अगर मान लो इसमें दो लाइनें कोड की मैं और ऐड कर दूं, इंट a इज इक्वल्स टू 10, और मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये लिख दूं, और यहाँ पर अपना इसको सॉरी तो यहाँ पर मैं a प्रिंट करा दूं, तो इधर ये अच्छा, इसको अब मैं टर्मिनल में अगर वो करूं तो क्या करूंगा मैं सबसे पहले टर्मिनल में? क्या जावा सी। करोगे? ये कमांड रन करें? जावा सी पहले रन करेंगे। क्यों? यस सर, जावा सी। ये सबसे पहले कंपाइल करेंगे, हाँ, क्योंकि क्योंकि हमने हमने हाँ चेंज रख कोड को सोर्स कोड चेंज में। सोर्स कोड में चेंज किया है, इसलिए दोबारा से कंपाइल करेंगे और दोबारा से हमारी डॉट क्लास फाइल बनेगी। तो इसको हमने कंपाइल किया, दोबारा से हमारी डॉट क्लास फाइल बन गई, और हमने इसको फिर से रन कर दिया। और इस बार हमारा आउटपुट देखो क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, और साथ में 10 भी आ रहा है, ठीक है। तो चेंज्ड फाइल वाला आउटपुट आया है हमारा। तो अब इसी में अगर मैंने वो कर दिया है, तो एक
अच्छा, जैसे कोई भी नाम होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हमारा भी कोई नाम होता है तो हमारा कुछ नाम है तो फर्स्ट नेम ये हो सकता है या लास्ट नेम ये हो सकता है, कुछ रूल्स हैं उसके, ठीक है। और कहीं से मतलब हम उठाते हैं वो नाम या कुछ है। तो आइडेंटिफायर्स के भी कुछ रूल्स होते हैं और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। सी में भी पढ़े होंगे, सी प्लस प्लस में भी पढ़े होंगे, पाइथन पढ़ी है तो उसमें भी पढ़े होंगे। ऐसे ही जावा में भी कुछ आइडेंटिफायर्स के रूल्स हैं जो अलाउड करेक्टर्स हैं, हमारे जो अलाउड करेक्टर्स हैं जिसको हम आइडेंटिफायर में यूज कर सकते हैं, दैट आर ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड एंड कैपिटल ए टू जेड। और हमारा जो स्पेशल करेक्टर्स जो अलाउड होते हैं दैट और नंबर्स जो हमारे अलाउड हैं दैट आर 0 to 9। और स्पेशल करेक्टर्स जो हमारा अलाउड होता है आइडेंटिफायर्स में दैट इज अंडरस्कोर एंड डॉलर। लेकिन ये तो अलाउड करेक्टर्स हैं, लेकिन हम आइडेंटिफायर्स को कैन स्टार्ट विद, बाकी लोग म्यूट पे चले जाओ प्लीज। कैन स्टार्ट विद, जब बोलना हो तो अनम्यूट कर लेना। आइडेंटिफायर्स कैन स्टार्ट विद, स्टार्ट होने का मतलब अलाउड केवल अल्फाबेट्स को है। अल्फाबेट्स, डॉलर और अंडरस्कोर अपना इससे स्टार्ट हो सकता है, बट नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर्स। सो दैट इज द रूल फॉर आइडेंटिफायर्स। और आइडेंटिफायर्स जो हैं वो कीवर्ड्स नहीं हो सकते। आइडेंटिफायर्स शुड नॉट बी कीवर्ड्स, शुड नॉट बी कीवर्ड्स। तो ये इसका, ये कुछ रूल्स हैं जो अपने को, और कोई लेंथ का कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। जितना बड़ा आइडेंटिफायर हो उतना बड़ा आइडेंटिफायर तुम रख सकते हो। और बट हम लोग बहुत ज्यादा बड़ा वेरिएबल या नाम नहीं लेते हैं। तो अगर इसमें बढ़े हुए कोड में अगर मैं पूछूं और कौन से आइडेंटिफायर हैं तो कौन सा आइडेंटिफायर बढ़ा है? ए इज एन आइडेंटिफायर जो बढ़ गया है। और कोई आइडेंटिफायर? सॉरी, 10 सर। 10 नहीं है, 10 आइडेंटिफायर नहीं है। 10 इज अ लिटरल कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो 10 हमारा आइडेंटिफायर नहीं है। तो अगर कुछ आइडेंटिफायर्स मैं लिखूं, तुम लोग बताओ कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो ये एक आइडेंटिफायर है, देन वैलिड देन जी सर वैलिड नहीं है, 1 2 3 फ्रॉम। अच्छा, तो कौन से वैलिड हैं अपने ये? सारे सर वैलिड फर्स्ट है, 1 के 2 सर 3 दो वैलिड हैं और लास्ट के दो वैलिड। लास्ट के दो कौन से वाले? मींस जो एबीसीडी वाला भी सर वैलिड नहीं है, तो तीन 1 लास्ट 2 के 3 वैलिड है। फ्रॉम सर वैलिड नहीं फोर्थ होगा। वैलिड नहीं है सर बस। ओके, वैलिड नहीं है बाकी। नहीं सर, थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ सर वैलिड नहीं हो सकते क्योंकि नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते शायद, जहाँ तक मुझे पता है। तो थर्ड और फोर्थ, और सर थर्ड में फोर्थ नंबर, और फिफ्थ नंबर कौन सा है? मींस 1 2 3। नहीं नहीं, थर्ड वाला कौन सा है? थर्ड वाला तो ये है ना? थर्ड वाला सर जो डॉलर से स्टार्ट हो, डॉलर हाँ ये भी हाँ नहीं हाँ। होगा सर क्योंकि स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते सर। अच्छा, और मतलब पहला वैलिड है, सेकंड वैलिड है, थर्ड इनवैलिड है, यस यस। और जी फोर्थ? सर फोर्थ फोर्थ वैलिड भी नहीं सर है, इनवैलिड है। वैलिड है बाकी सारे वैलिड है। फोर्थ वैलिड नहीं है सर बस। ओके, एक मिनट, थर्ड वैलिड है ये कौन कौन कह रहा है? जी सर वाहिद अली वैलिड है। ओके, और विकास वैलिड है। बाकी लोग बताओ, वैलिड है या इनवैलिड सर है? मेरे हिसाब से तो सर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ तीनों सर इनवैलिड है। कौन बोल रहा है ये? विजेंद्र। ओके ओके, ठीक है। और आखिरी के तीन में और कौन लोग कह रहे हैं कौन सा वैलिड है? केवल थर्ड वाला इनवैलिड है या थर्ड फोर्थ? थर्ड फोर्थ फिफ्थ सर। तीनों इनवैलिड है? सर ओके। तो कुछ लोग इसमें से ये नहीं भी बोल रहे हैं, बट ठीक है, जो लोग
बोल रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, और जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो तो अच्छी बात है। तो केवल 1 2 3 फॉर्म, ये जो ये वाला वेरिएबल है यही केवल इनवैलिड है, बाकी सब वैलिड है। वैलिड मैंने है। अभी मैंने अभी रूल में बताया था कि ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते, बाकी जो अलाउड कैरेक्टर्स हैं उन सब से स्टार्ट हो सकते हैं। अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकते हैं, डॉलर से भी स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। केवल स्टार्ट किससे नहीं हो सकता? नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता आइडेंटिफायर। ठीक है, तो इसलिए इनवैलिड सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज दिस वन, जो नंबर से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3। और अगर जैसे एक और है, जैसे ये मान लो ये है, तो ये वैलिड है या इनवैलिड है? इनवैलिड है, ये इनवैलिड Invalid क्यों है है? तो invalid है। क्योंकि जो डिफाइन या स्पेशल करा है सिंबल्स हाँ अंडर और डॉलर ही। सर ये अनअलाउड कैरेक्टर है। हाँ, इनवैलिड है क्योंकि इसमें जो हमारे अलाउड कैरेक्टर्स हैं वो डॉलर और अंडरस्कोर ही हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स। Yes, बट sir. इसमें हैश Yes, sir. आ गया तो ये इनवैलिड है। इनवैलिड है। है सर। ठीक है, तो यही। और ये अपना बताओ, ये वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड ये कीवर्ड है। ये कीवर्ड है इसलिए ये इनवैलिड आइडेंटिफायर सर है। ये ठीक है, कीवर्ड है सर, ये सर। इसलिए इनवैलिड है। अभी आगे देखेंगे। और ये इनवैलिड है। Invalid ये है भी sir. इनवैलिड है क्योंकि ये भी एक Yes, कीवर्ड sir. है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब ये रूल समझ आ गया राइट, आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं। ठीक है, Yes, और sir. क्या अलाउड होता है और क्या अलाउड नहीं होता है। अब देखते हैं कीवर्ड्स। तो जावा में टोटल 52 कीवर्ड्स होते हैं, जिसमें से 2 कीवर्ड्स जो है वो यूज नहीं होते हैं। 52 कीवर्ड्स में, अब 52 के 52 अभी तो कवर नहीं कर सकते, बट कुछ कीवर्ड्स जो तुम लोगों ने सुने होंगे। और कीवर्ड्स बताने से पहले पहले ये बता देते हैं कि कीवर्ड्स होता क्या है। कीवर्ड्स कुछ एक स्पेशल वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिक्स्ड होते हैं, और उनका मतलब कंपाइलर या जेवीएम को पता होता है कि अगर ये कहीं पे आए, कंपाइलर को पता है कि ये कहीं पे यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये है। तो मतलब उनका कुछ फंक्शन है जो पहले से प्री डिफाइंड है, वो फिक्स्ड है। और ऐसे तो कीवर्ड्स आर स्पेशल वर्ड्स दैट हैव सम fixed meaning to the compiler. Special words that have some fixed meaning to the predefined, fixed or predefined, we can say, defined meaning to the compiler. Compiler को कुछ एक fixed meaning है उनका, और इनके कुछ स्पेशल फंक्शंस, अपने अपने फंक्शंस होते हैं। कीवर्ड्स हैव different functions, so we cannot use them as normal identifiers. That is the reason we cannot use it as normal identifiers. कुछ keywords जो तुमने दूसरी लैंग्वेजेस में ऑलरेडी सुने ही होंगे, दैट इज इफ, फॉर लूप, फॉर के लिए फॉर लूप मतलब। और कीवर्ड्स हमेशा स्मॉल कैरेक्टर से यूज होते हैं। और आइडेंटिफायर्स में हमेशा याद रखना, अभी तो लिख तो कैसे भी सकते हो, बट कुछ कन्वेंशंस होते हैं आइडेंटिफायर्स को भी लिखते हुए। जावा में जो होते हैं सिंटैक्स के हिसाब से नहीं, बट कन्वेंशन है। कन्वेंशन है मतलब हम पुराने जमाने से फॉलो करते हुए आ रहे हैं और इसको फॉलो करते हैं। बट अगर इसको फॉलो नहीं भी करोगे तो वो एरर नहीं देगा, बट फॉलो करोगे तो अच्छी बात है। जैसे जो क्लास का नाम होता है, क्लास नेम बाय कन्वेंशन। सो बाय कन्वेंशन सिंटैक्स से मतलब नहीं है इसका। क्लास नेम हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स, है ना। एंड बाकी वेरिएबल्स जो होते हैं उनका, अगर वेरिएबल्स और मेथड्स हैं उनकी नेमिंग जो हम करते हैं, दैट इज कैमल केसिंग। वी फॉलो कैमल केस फॉर देम। कैमल केस का मतलब होता है कि पहला वर्ड पूरा स्मॉल होगा, फिर अगर दो वर्ड से मिलके हमारा वेरिएबल नेम बनाए तो सेकंड वर्ड का फर्स्ट करेक्टर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल। ऐसे ही थर्ड, जैसे मान लो एक वेरिएबल का नाम है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट पूरा स्मॉल होगा, देन
नेम का जो ये है या फर्स्ट नेम को एक ही कंसीडर कर लेते हैं, तो ऐसा कोई जो दो वर्ड हो, दो वर्ड कौन से होते हैं? ओके, उसके लिए मान लो, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमको चाहिए, तो जैसे मान लो सिंपल इंटरेस्ट, तो ये पहला वर्ड पूरा हमने स्मॉल रख दिया और बाद में सेकंड वर्ड का, तो इसको हम बोलते हैं, इस टाइप के हम नेमिंग कन्वेंशन को बोलते हैं कैमल केसिंग। मतलब पहला वर्ड पूरा स्मॉल, देन वी हैव दिस। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, और कीवर्ड्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में होते हैं, जैसे इफ, फॉर, इसके बाद अपना स्विच, और क्या है और बताओ जल्दी से, वाइल, देन डू वाइल, प्राइवेट पब्लिक Case. प्राइवेट पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, जो प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, एंड देन Case. केस, और क्या याद आ रहा है? केस और एनम इनम, ओके, और ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया सर। ब्रेक, कंटिन्यू, Extend. कंटिन्यू, एक्सटेंड, हाँ, Try, इम्प्लीमेंट catch, सर। throw. एक्सटेंड्स, इम्प्लीमेंट, देन सर इंट कैर फ्लोट। ये डेटा टाइप्स हैं, ये अच्छा, कीवर्ड्स नहीं है, ठीक है? ये सर these are not keyword। स्टैटिक भी होगा शायद। हाँ, स्टैटिक भी है, स्टैटिक भी है, वॉइड भी होगा, वॉइड। void तो रिटर्न, ये Try. ठीक है। ट्राई कैच, हाँ, ट्राई कैच, Try, catch, throw. थ्रो, थ्रोज, थ्रो और थ्रोज दोनों हैं, एंड देन क्लास, क्लास इंटरफेस होगा, हाँ क्लास होगा वैसे, हाँ क्लास सर इंटरफेस, फाइनली होगा या नहीं होगा? फाइनल, फाइनली दोनों होगा, फाइनल, फाइनली, देन ट्राई कैच, फाइनली हो गया। और डिफॉल्ट डिफॉल्ट, हाँ उसमें आता है, स्विच में डिफॉल्ट, एक्सेसिफायर में। हाँ स्विच केस में आता है। देन ठीक है, इतने बहुत हैं, मतलब इसके अलावा और भी हैं, 52 टोटल होते हैं। कुछ तुम लोगों ने नहीं भी, जैसे स्ट्रिक्ट एफपी, और कुछ यूज नहीं भी होते हैं, दो हैं उसमें से, एक गो टू होता है स्टैटिक और एक कॉन्स्ट होता है, ठीक है? ये दोनों यूज नहीं होते हैं। जो कॉन्स्ट है उसकी जगह फाइनल यूज होता है, और गो टू यूज करना मतलब ये प्रेफर नहीं करते हैं, तो क्योंकि ये वो ब्रेक करता है, तो ये भी दो हैं, बट ये यूज नहीं किए जाते। तो ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं, बट सर रिटर्न भी होगा, रिटर्न। हाँ, रिटर्न भी हो गया। तो ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स इसलिए हैं, और ये हर कीवर्ड छोटे में ही, स्मॉल में ही होता है पूरा पूरा इसका नाम। और सॉरी, अगर ये कीवर्ड्स क्यों हैं? क्योंकि इनका कुछ स्पेशल मीनिंग है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, और कंपाइलर कहीं भी ये वर्ड्स देखता है तो वो समझ जाता है कि ये वर्ड आ गया तो इसका मतलब है कि इसके आगे या पीछे या कुछ भी लिखा होगा इससे रिलेटेड, तो उसको ये काम करना है उसके लिए। तो इसलिए हम इनको एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? देन हमारे पास और क्या है कीवर्ड्स के बाद हमारे पास? तो अच्छा, इस कोड में आते हैं, तो इस कोड में बताओ, जल्दी से बता दो सेम कीवर्ड्स। चीज डाटा टाइप पे भी तो अप्लाई होगी। डाटा टाइप एक तरह से कीवर्ड ही होंगे फिर, क्योंकि अगर हम इंटीजर कह लिखते तो सकते हैं, कंपाइलर समझ ही जाएगा कि हाँ इंटीजर हाँ वैल्यू हाँ, रहेगी। प्रिमिटिव कह सकते हैं, प्रिमिटिव वाले शायद होते भी हैं। एक मिनट, इंट कैर, हाँ सेम चीज कह सकते हो, प्रिमिटिव वाले शायद होते भी हैं, कंफर्म करना पड़ेगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो सकते हैं, बट जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं वो तो क्लास के नेम होते हैं। जैसे मान लो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग नहीं हो सकता क्योंकि ये क्लास का नेम है। बट अच्छा, इधर कितने हो गए हैं हमारे? हो कितने गए? 1 2 7 8 9 10 11 12 19 20 21 22 23 24
अभी तो बहुत बचे हैं, आधे हुए हैं। तो सिंक्रोनाइज्ड होता है एक, है ना, ये वो बुलियन भी होता है सर। और इंपोर्ट तो ये बूलियन, हाँ बूलियन नहीं है, ट्रू और फॉल्स भी कीवर्ड्स हैं अपने इसमें, ये कांस्टेंट्स हैं एक्चुअली, बट इसको कीवर्ड्स में ही हम वो कंसीडर करते हैं। इंपोर्ट सर। लॉन्ग, हाँ इंपोर्ट, और मतलब अभी डेटा टाइप्स के अलावा बताओ, डेटा टाइप्स बाद में। हाँ पैकेज, हाँ पैकेज, पैकेज ठीक है, और बाइट, बाइट ये भी डेटा टाइप हो गया, और दिस होता है एक, ठीक है, दिस एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यूज होता है। देन और सुपर, सुपर, हाँ ठीक है, इनहेरिटेंस में यूज होगा सुपर। और कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब तुम लोग कभी यूज करोगे भी नहीं, बहुत रेयर ही यूज करोगे। सिंक्रोनाइज है सर। सिंक्रोनाइज्ड, हाँ हो गया। एक एल्स नहीं हुआ इफ के साथ, एल्स। और बाकी अपने जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो भी हम ऐड कर सकते हैं। तो बूलियन अपना ट्रू या फॉल्स के लिए यूज होता है। देन इंट है हमारा, इंटीजर वैल्यू के लिए यूज होता है। कैर है हमारा, कैरेक्टर वैल्यू के लिए यूज होता है। और लॉन्ग है हमारा, सॉरी लॉन्ग, लॉन्ग भी हो गया, फिर फ्लोट और डबल भी होगा, डबल, है ना, फ्लोट वो भी हो गया। तो डेटा टाइप भी हैं, है ना, कीवर्ड्स में इंक्लूड कर सकते हैं उसको। अभी किसी ने बोला था तो मैंने मना कर दिया था। फ्लोट हो गया, देन डबल हो गया, और बाइट, इंटीजर के ही चार होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग तो लिख ही चुके हैं। फ्लोट, डबल हो गया, कैर हो गया, 8 तो यही होते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे पूरे हो गए। इसमें से कई तुम लोग देखोगे और कई, हाँ एक नल हो गया हमारा कीवर्ड, ठीक है। तो इनमें से कई तुम, पैकेज हो गया ऑलरेडी, ठीक है। सिंक्रोनाइज थ्रोज, वोलेटाइल है अपना, एक ट्रांजिएंट है मेरे हिसाब से। इसके अलावा सब हो ही गए थे, वोलेटाइल एंड सर ट्रांजिएंट। शॉर्ट भी होता है क्या? हाँ बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, चार मतलब अपने इंटीजर के चार, इंटीजर के चार डेटा टाइप्स होते हैं। बाइट सबसे छोटा, फिर शॉर्ट, बाइट 1 बाइट का होता है, देन शॉर्ट है हमारा 2 बाइट का, देन इंट होता है 4 बाइट का, और लॉन्ग होता है 8 बाइट का। तो इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए, जैसे बाकी सब लैंग्वेजेस में अगर देखोगे तो उसमें सी की बात करें तो उसमें लॉन्ग लॉन्ग होता था, या इंट इंट होता था शायद, लॉन्ग लॉन्ग तो पक्का होता था, है ना। तो अगर ज्यादा बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है तो बाइट, इंटीजर वैल्यू है तो बाइट में स्टोर कर सकते हैं। तो उनका कुछ वो है रेंज, उस हिसाब से हम यस इनको यूज कर सकते हैं। कीवर्ड्स हो गए। देन इसके बाद हमारे पास, तो जल्दी से इसमें बता दो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक, वाइड, पब्लिक, क्लास, स्टैटिक, वॉइड, ये 3, क्लास, क्लास 4, इंट, इंट, पांचवा, बस ठीक और है। इफ किधर है? इफ तो है ही नहीं, ये जो ठीक है। इनवैलिड में नीचे अ, अच्छा ये तो प्रोग्राम का पार्ट नहीं है ना, ऊपर ऊपर बस बताओ। ठीक है, तो ये अपने कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स के बाद अपने पास आते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स को हमने कई तरीके से हम ऑपरेटर्स को देख सकते हैं। ऑपरेटर्स में एक मेथड होता है ऑपरेटर्स के क्लासिफिकेशन। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म एनी ऑपरेशंस। ऑपरेटर्स को हम दो तरीके से इसको हम क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेशन इट परफॉर्म्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। तो अगर हम बात करें ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑपरेटर्स परफॉर्म, टाइप ऑफ ऑपरेशंस दीज ऑपरेटर्स परफॉर्म, हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं एरिथमेटिक,
देन हमारे पास होते हैं सेकंड इज लॉजिकल, एंड देन Bitwise. बिटवाइज एंड असाइनमेंट। असाइनमेंट वाला अलग होता है क्या इसमें? हाँ ठीक है, चलो असाइनमेंट ऑपरेटर एक अलग हो गया। कंडीशनल, लॉजिकल और कंडीशनल कई बार अलग भी लिया जाता है और साथ में भी लिया जाता है, तो हम इसी में ले लेते हैं। तो इतने टाइप के अरिथमेटिक में हमारा जो मैथ्स वाले अपने अरिथमेटिक सर प्रोग्राम, हाँ टर्नरी इसी में से किसी को बोलते हैं या वो अलग होता है? टर्नरी अपना इसमें आ जाएगा लॉजिकल में, अच्छा अ, ठीक है सर। या कंडीशनल में किसी में एक में आ सकता है टर्नरी। तो अरिथमेटिक हमारा प्लस हो गया, देन माइनस हो गया, कौन सा? मल्टीप्लिकेशन। अच्छा एक रिलेशनल शिफ्ट, ऑपरेटर। हाँ रिलेशनल, वही मिस हो रहा था, वही मैं सोचूं कि एक मिस हो रहा है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। और ठीक है, हो गए ऑलमोस्ट, सब सभी हो गए शायद। प्लस माइनस, देन मल्टीप्लाई, तो देन शिफ्ट ऑपरेटर भी होता है। शिफ्ट ऑपरेटर्स इसी में आ जाएंगे बिटवाइज में, क्योंकि ओके सर। वो बिट्स पे काम करते हैं, तो वो बिटवाइज में आ जाएंगे। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड देन मॉड्यूलस, देन प्लस प्लस, देन माइनस माइनस, तो एक्सेट्रा हमारे पास ऐसे। ये तो जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो अरिथमेटिक। लॉजिकल में अपने पास लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, लॉजिकल और देन लॉजिकल नॉट है नॉट। ना। एंड देन इन बिटवाइज वी हैव बिटवाइज एंड देन वी हैव bitwise and bitwise or and bitwise not। bitwise not अपना ये zor भी हम इसको बोलते हैं। देन bitwise में हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट है ना, ये भी रहता है। तो लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड 3 बार लेफ्ट शिफ्ट, ये हमारा नाम नहीं याद आ रहा, क्या बोलते हैं इसको, हाँ साइंड लेफ्ट शिफ्ट और अनसाइंड लेफ्ट शिफ्ट एंड अनसाइंड राइट शिफ्ट। असाइनमेंट हमारा इक्वल टू ऑपरेटर, देन रिलेशनल में हमारे लेस देन, ग्रेटर देन, और अपना इक्वल टू अगर इक्वलिटी चेक करनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू, है ना। तो ये सब अपने इसमें आ जाते हैं। और हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, अगर हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स अगर हम इनको डिवाइड करें, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स का मतलब होता है कि, अच्छा टर्नरी को इधर रख सकते हो लॉजिकल वाले में, आई बिलीव टर्नरी इधर सर आ सकता है, बट अलग से भी रख सकते हो कहीं पे। सर नॉट हाँ इक्वल टू किसमें आता है? क्या है? नॉट नॉट इक्वल टू, हाँ इसी में किसमें आता है? रिलेशनल में ही आता है, क्योंकि वो दो दो के बीच में रिलेशन चेक कर रहा है कि दो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो रिलेशनल में ही आता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स हम इनको डिवाइड कर सकते हैं 3 में। ऑपरेंड्स क्या होता है? देखो ऑपरेटर जिन पे काम करता है वो ऑपरेंड्स होते हैं। जैसे अगर हम ये देखें कि मान लो अगर 2+5 लिखा है, तो प्लस इज एन ऑपरेटर, और प्लस जिस पे काम कर रहा है, मतलब जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, 2 और 5, ये दोनों ऑपरेंड्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स के हिसाब से हमारे जो operators हैं that can be divided on the basis of the number of operands, these can be divided into unary, binary and ternary। तो most of the operands are binary, few are unary, and only one operator is ternary operator। तो यूनरी में कौन कौन से आ जाते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये हमारा यूनरी में आ जाता है। अच्छा एक असाइनमेंट में इक्वल टू सिर्फ नहीं आता है, प्लस इक्वल टू भी असाइनमेंट में आ जाएगा, माइनस इक्वल टू भी असाइनमेंट में होता है, मल्टीप्लाई, तो इनको हम शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। तो इसका यूज क्या होता है वो देख लेंगे, अगर नहीं पता, वैसे तो पता होगा अभी तक तुम लोग को, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, और इसका मतलब क्या होता है। तो अगर नहीं पता तो
देख लो जल्दी से, जैसे अगर ये लिखा है a प्लस इक्वल टू 10, तो इसका मतलब होता है कि ए प्लस a इज इक्वल्स टू a प्लस 10। ठीक है, तो अगर हमको किसी में कोई चीज ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड या कुछ सब्ट्रैक्ट कुछ भी करनी है और वो करने के बाद उसी में डाल देनी है, तो हम ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 10। ठीक है इसका मतलब ये होता है कि a में 10 ऐड कर दो फिर उसी में डाल दो। तो ये हमारे असाइनमेंट में ही आ जाएगा। यूनरी में हमारा प्लस प्लस, माइनस माइनस, देन बाइनरी में मोस्ट सबसे ज्यादा तो सारे ऑपरेटर्स ऑलमोस्ट सब बाइनरी ही होते हैं। बाइनरी का मतलब है कि दो ऑपरेंड्स पे काम करते हैं, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। यूनरी का मतलब ये है कि अगर जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस यूनरी ऑपरेटर्स इसलिए हैं क्योंकि ये एक ऑपरेंड पे ही काम करते हैं। जैसे मान लो अगर हमारा एक वैल्यू है इंट a इक्वल टू 10, देन अगर हमको यूनरी ऑपरेटर ये यूज करना है तो a प्लस प्लस लिखा, एंड देन अगर इसकी हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो ये 11 हो जाएगी। और हमारा जो ये ऑपरेंड है ये प्लस प्लस ऑपरेटर है, इसने इसको कितने, हाँ, कितने ऑपरेंड्स चाहिए वर्क करने के लिए? केवल एक ऑपरेंड चाहिए इसको, जो कि था a, तो इसको दो नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये यूनरी में आता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ज्यादातर सारे बाकी बाइनरी में ही हैं, और टर्नरी में केवल एक आता है, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। इसमें क्या इसका मतलब होता है कि जैसे हम इफ एल्स, इसको हम शॉर्ट हैंड इफ एल्स भी बोलते हैं। इफ एल्स की जगह हम इसको कई बार यूज कर सकते हैं जैसे क्वेश्चंस कुछ देख लेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या कंडीशनल ऑपरेटर में यूज करते हैं आ, colon और इसको ऐसे मतलब इसका यूज देखना है तो जैसे मान लो हमको चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है, तो इसमें ये कर सकते हैं कि परसेंटेज का यूज किया जाता है। देखो इंट नंबर इक्वल टू 10, फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कंडीशन नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। अभी कुछ नहीं समझ आ रहा तो आ जाएगा समझ बाद में। फिर हम यहाँ पर लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पर मान लो कुछ प्रिंट कराना है, प्रिंट नहीं है, इसमें असाइनमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पर हम इस स्ट्रिंग में डाल दिया हमने इवन, और एल्स हमने यहाँ पे डाल दिया स्ट्रिंग में। और तो ये हमारा यूज होता है इसका। तो क्वेश्चन मार्क से पहले जो लिखा जाता है ये हमारी कंडीशन होती है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज है। क्वेश्चन मार्क से जो पहले लिखा जाता है ये हमारी कंडीशन होती है, और क्वेश्चन मार्क के जो बाद में लिखा हो जाता है ये तब रन होता है जब हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक है, ट्रू हो जाए तो ये वाला रन होगा, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला। और अगर फॉल्स हो जाए, ये जो क्वेश्चन मार्क से पहले कंडीशन लिखी है, तो हमारा ये कोलन के बाद वाला रन होता है। तो अगर नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 आ गया, जो कि आ जाएगा इस केस में, हमने अगर 10 लिया है तो आंसर में चला जाएगा इवन। और अगर हमारा ये फॉल्स होता है तो आंसर में ऑड चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गई, और ये हमारा ट्रू वाला केस क्वेश्चन मार्क और कोलन के बीच में आता है, और फॉल्स वाला केस हमारा यहाँ आता है। तो ये यूज होता है टर्नरी का। इसको इसीलिए हम शॉर्ट एंड इफ एल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इफ एल्स की तरह काम कर रहा है। इफ दिस देन ये एल्स ये, तो ये इफ एल्स की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको हम शॉर्ट एंड इफ एल्स भी कई बार बोलते हैं। तो ये था हमारा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स तुम लोग अब जैसे इसमें बताओ तो इसमें ऑपरेटर्स कौन से हैं यूज हुए हैं? असाइनमेंट इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। केवल एक ऑपरेटर इसमें यूज हुआ है, दैट इज इक्वल हाँ, इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद अगर हम कुछ और देखें तो दैट इज लिटरल्स। लिटरल्स हमारे क्या होते हैं? जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, जो चेंज नहीं होती। मतलब
वेरिएबल्स को छोड़ के जो वैल्यूज होती हैं, जो वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में, उसको हम लिटरल्स बोलते हैं। तो लिटरल्स कई टाइप के, जितने टाइप के डेटा टाइप उतने टाइप के लिटरल्स। तो जैसे लिटरल्स में हमारा स्ट्रिंग लिटरल, इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग लिटरल, तो बूलियन इंटर हाँ लिटरल। तो हाँ बूलियन लिटरल। तो जितने टाइप के हमारे डेटा टाइप उतने टाइप के लिटरल्स। तो यहाँ पर जैसे कितने लिटरल्स हैं इस प्रोग्राम में बताओ? 10। एक 10 एक ही लिटरल है, और कोई लिटरल है? तो एक ये लिटरल है 10, और एक ये लिटरल है हेलो वर्ल्ड। ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल है, ठीक है। तो दो लिटरल है हमारे पास, दो कांस्टेंट वैल्यूज हैं जो कभी चेंज नहीं होंगी। दैट इज द इनसाइड डबल कोट्स वी हैव वन स्ट्रिंग लिटरल हेलो वर्ल्ड, और एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू है 10, ये इंटीजर लिटरल है, ठीक है। बूलियन लिटरल्स क्या होते हैं? दो लिटरल्स होते हैं हमारे पास बूलियन लिटरल्स, ट्रू और फॉल्स, तो दैट आर बूलियन लिटरल्स। तो ये हमारा हो गया लिटरल्स। तो कांस्टेंट वैल्यूज दैट आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। इंटीजर की बात करें तो इंटीजर लिटरल्स आर लाइक दिस, 10 हो गया, 20 हो गया, कोई भी वैल्यू है अगर हमारी, एंड फ्लोटिंग लिटरल्स आर पॉइंट वैल्यूज दैट 10.5 2 3 4 कुछ भी है ना। देन हमारे पास अगर कोई बूलियन लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स की बात करें तो कैर में कोई वैल्यू अगर लिखी हुई है, ए सिंगल कोट्स में जो वैल्यू लिखते हैं वो कैरेक्टर कहलाती है, और कैरेक्टर में केवल एक वैल्यू आ सकती है। ये शायद सी में भी यही होता है ना? स्ट्रिंग नहीं होता ना उसमें, स्ट्रिंग वेरिएबल ही नहीं होता, कैरेक्टर एरे होती है सी और सी प्लस प्लस में, स्ट्रिंग होती नहीं। पाइथन वालों को पता होगा, बट हाँ, जो लोग सी और सी प्लस प्लस यूज करते हैं वो लोग स्ट्रिंग का उनको नहीं पता होता है, क्योंकि स्ट्रिंग नहीं होती है उसमें, उसमें कैरेक्टर एरे यूज करते हैं स्ट्रिंग टाइप से, स्ट्रिंग को यूज करने के लिए। तो स्ट्रिंग लिटरल की बात करें तो स्ट्रिंग लिटरल्स मतलब डबल कोट्स के अंदर अगर कुछ लिखा है तो। देन हमारा बूलियन लिटरल, दो बूलियन लिटरल्स होते हैं हमारे, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स कीवर्ड्स भी में भी आते हैं, तो स्मॉल में ही रहते हैं ये ट्रू और फॉल्स, ठीक है। और लास्ट है हमारा पंक्चुएटर्स, सेपरेटर्स, मतलब कोई भी बचे हुए जो सिंबल्स हैं या सेपरेटर्स बोल लो, या पंक्चुएटर्स, या कनेक्टर्स, कुछ भी बोल लो। तो ये सारे हमारे उसका पार्ट होते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कौन से हैं हमारे? देखो, जो किसी में नहीं आ रहा है वो इसमें आ गया, बस बाकी जो बचा हुआ है, सब ब्रैकेट्स। ये ब्रेसेस हो गए, ब्रैकेट्स हो गए, है ना। ये सेमीकोलन हो गया, ठीक है। ये सब क्या है हमारे? ये डॉट हो गया ये सब क्या है? हमारे सेपरेटर्स, ठीक है। तो जितने भी सिंबल्स हमारे यूज होते हैं, सेमीकोलन है हमारा, कॉमा भी हो सकता है, डॉट भी हो सकता है तो ये सारे हमारे सेपरेटर्स हैं। तो ये था। और इनके इन पांचों चीजों के अलावा हमारा तो कोई चीज नहीं होती जो हमारे प्रोग्राम में लिखी होगी। कोई भी चीज अगर हमारे प्रोग्राम में लिखी होगी तो वो इन पांचों में से किसी एक में आएगी, और इन पांचों को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? टोकन्स, ठीक है। तो ये तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर था। मेरे हिसाब से जावा का प्रोग्राम रन कैसे होता है ये तुम लोग को समझ आ गया, कि पहले बाइट कोड में चेंज होता है, फिर जेवीएम उसको रन करता है। जेवीएम उसको किसको रन करता है? बाइट कोड को। कंपाइल कौन करता है? जावा का कंपाइलर, और मतलब टू स्टेप प्रोसेस होता है जावा में। और जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कौन बना रहा है? उसका बाइट कोड ही उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना रहा है जेवीएम हर मशीन के लिए अलग अलग होता है, बट बाइट कोड सेम होता है इस वजह से अपना वो ऐसे होता है। तो सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि जावा में अपने जो हम अब डेटा टाइप्स देख लेते हैं जावा में सबसे पहले। तो एक मिनट, डेटा टाइप से पहले कुछ देख लेते हैं, छूटा तो नहीं है। एक मिनट, ये मान लो जैसे ये सब हम देख चुके हैं। कमेंट्स क्या होते हैं? मल्टी लाइन कमेंट्स,
केस सेंसिटिविटी तुम लोग को एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि अपना जो क्या कहते हैं आइडेंटिफायर्स या कोई भी चीज होती है जावा में वो केस सेंसिटिव होती है। मतलब ए बी ऐसे लिखा है कैपिटल में या ए के कैपिटल बी स्मॉल, तो ये तो हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, चाहे वो सी हो सी प्लस प्लस हो या कुछ भी हो। मेथड नेम्स भी आइडेंटिफायर्स ही होते हैं, तो इसको लोअर केस या कैमल केस में तुम लोग लिख सकते हो। आइडेंटिफायर्स को भी हम कैमल केस या उसमें कीवर्ड्स हैं हमारे पास, कीवर्ड्स का यूज अलग अलग हम लोग देख लेंगे। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में हमने समझ भी लिया है कि कौन सी चीज का मतलब क्या है। फिर से एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ये क्लास कीवर्ड है, ये क्लास को डिफाइन करने के काम आता है। ये क्लास का नाम है, ये ब्रेसेस के अंदर पूरी क्लास की डेफिनेशन लिखी हुई है, इस क्लास में क्या क्या है। इस क्लास में एक फंक्शन है जो मेन फंक्शन है, इसी फंक्शन से हमारा एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का स्टार्ट होता है। जेवीएम उसी फंक्शन को कॉल करता है जिसकी डेफिनेशन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्क्स ऐसी मतलब स्ट्रिंग एरे होती है इनपुट में, उसी को कॉल करता है। फिर यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है। सिस्टम एक क्लास है जो प्री डिफाइंड है। जावा डॉट लैंग पैकेज हमारा ऑलरेडी कंपाइलर इंपोर्ट कर देता है बाय डिफॉल्ट, इसलिए सिस्टम का यूज करने के लिए जो कि पहले से लिखी हुई क्लास है, हमने कुछ भी इंपोर्ट नहीं कराया, वो अपने आप इंपोर्ट हो जाता है। कंपाइल करते हैं, डॉट क्लास फाइल बनती है। डॉट क्लास फाइल भी अभी हम लोगों ने देखी थी। तो डॉट क्लास फाइल ही हमारा यही हमारी बाइट कोड वाली फाइल होती है। एंड फिर हम इसको जब रन करते हैं जावा कमांड का यूज करके, तो जेवीएम उसको रन कर देता है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स कल हम लोगों ने देखे थे कल, लेकिन हम लोगों ने उसमें उसमें देखे थे, इसमें एक्लिप्स में देखे थे। तो अगर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स टर्मिनल से या पास करने हो तो कैसे होगा ये मैं कोड है, ये नीचे वाली ये लाइन ये हटा देता हूँ। तो स्ट्रिंग आर्क्स जो हमारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स जो हम रन करते समय आर्ग्यूमेंट्स कुछ इनपुट अगर हमको प्रोग्राम को देना होता है तो हम वो कमांड लाइन उसको हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो ये हमारा जाके सेव हो जाता है किसमें इस स्ट्रिंग एरे में जाके सेव हो जाता है उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हम पास करते हैं। फिर हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। तो जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मान लो हम पहला 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 इनपुट जो आर्ग्यूमेंट में देंगे वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो कोई भी एरे होती है तो इतना तो तुम लोग को अब पता ही है सब कोई ऑलमोस्ट कि सी हो चाहे सी प्लस प्लस हो चाहे पाइथन हो, कुछ भी पढ़ा है तुम लोगों ने। तो एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो जो पहली वैल्यू होती है वो 0 इंडेक्स पे होती है। तो जो पहला आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे वो पहले 0th इंडेक्स पे जाके स्टोर होगा। तो आर्क्स यहाँ पे हमने 0 लिखा, तो पहले वाले में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। देन अगर मान लो हमको चाहिए कि पहले में मान लो तुम वो लिख रहे हो कि पहला कोड जो है तुम्हारा उसमें तुम मान लो ये लिख रहे हो कि तुम पहले आर्ग्यूमेंट में अपना नाम पास कर दोगे और दूसरे में तुम अपना तुम अपना वो दे दोगे, क्या कहते हैं, सेकंड में तुम एक सब्जेक्ट के मार्क्स दे दोगे और थर्ड में भी एक सब्जेक्ट के मार्क्स दे दोगे। और फिर फाइनली तुमको उसको उन दोनों मार्क्स को जोड़ना है और उसका जो है एवरेज प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो समझ आया हम क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं ये समझ आया? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में क्या क्या इनपुट देंगे हम? 3 इनपुट देंगे। एक मान लो तुम्हारा नाम हो गया और नाम के बाद चलो हेलो वर्ड भी मैं हटा दे रहा हूँ ताकि यही रहे आउटपुट में जो हम कर रहे हैं अभी। और उसके बाद तो एक कोड मैं लिखता हूँ, बताना ये सही लिखा है या गलत लिखा है, और गलत लिखा है तो क्यों गलत लिखा है, क्या चेंजेस करने होंगे, और अगर नहीं पता क्या चेंजेस करने हैं तब भी क्या है। तो देखो मैंने बोला कि पहले आर्ग्यूमेंट में हम नाम पास करेंगे और दूसरे और तीसरे आर्ग्यूमेंट में हम 2 मार्क्स पास करेंगे, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स, और उनका एवरेज हमको प्रिंट कराना है। तो एवरेज के लिए मैंने डिवाइड बाय दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया।
पहला आर्ग्यूमेंट हमारा 0th इंडेक्स में एरे के जाएगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट हमारा फर्स्ट में, तीसरा। तो ये बताओ मैंने सही किया है, इसका आउटपुट सही आएगा क्या, और नहीं किया तो क्या दिक्कत है? और अगर नहीं पता या रन करके देखें। रन करें इसको। सब पहले आर्गुमेंट में सर हम क्या ले रहे हैं इसमें, जो नाम ले रहे हैं। कोई स्ट्रिंग ले रहे हैं इसमें। नाम ले रहे हैं, नेम तो नेम। सर क्योंकि हमारा जो आर्गुमेंट 1 एंड आर्गुमेंट 2 को जो हम ऐड कर रहे हैं, तो सर डिवाइड कर रहे हैं, तो हम सर साथ में स्ट्रिंग को भी कर रहे हैं सर। तो ये तो हाँ ठीक है, तो यही चीज मेरे को देखनी थी। तो देखो इसमें अपना अब एरर आ जाएगा, लेकिन एरर आएगा किस टाइम पे आएगा? कंपाइल टाइम पे आएगा या रन टाइम पे आएगा? क्या ये कोड हमारा कंपाइल हो जाएगा? यस सर। अच्छा, तो चलो देखते हैं, हमको तो नहीं लगता वैसे। देखो मैंने कोड सेव कर दिया है और अब मैं फिर से इसको कंपाइल करने जा रहा हूँ। एरर आ गया। क्या एरर आ गया? बैड ऑपरेंट टाइप्स फॉर बाइनरी ऑपरेटर डिवाइड। बैड ऑपरेंट कह रहा है जो बाइनरी ऑपरेटर है डिवाइड, उसके जो ऑपरेंड है, बैड ऑपरेंड, पहला वाला ऑपरेंड बैड है, मतलब उसका ऑपरेंड कोई बैड है। और कौन सा वाला बैड है? पहले वाले का कह रहा है टाइप है स्ट्रिंग और दूसरे वाले का है इंट। इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि डिवाइड में दोनों चाहिए होते हैं, इंट या दोनों फ्लोट चाहिए होते हैं, या कुछ भी, एक इंट एक फ्लोट। बट पहले वाले का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो ये कंपाइल ही नहीं हुआ। रन तो बाद में होगा, पहले कंपाइल ही नहीं हुआ। ठीक है, कंपाइलेशन में ही एरर आ गया। क्यों एरर आया? क्योंकि तुम पहली वाली वैल्यू, जब तुम डिवाइड यूज कर रहे हो, डिवाइड ऑपरेटर, तो डिवाइड ऑपरेटर में दोनों नंबर्स होने चाहिए, चाहे वो पॉइंट वाले हो चाहे कुछ भी। तो 10 डिवाइड बाय 2 या कुछ ऐसा होना चाहिए। स्ट्रिंग को तुम किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए कंपाइल टाइम पे ही एरर आ गया, क्योंकि डिवाइड ऑपरेटर का फंक्शन फिक्स है, उसके लिए दोनों ऑपरेटर्स नंबर होने चाहिए। ठीक है, चाहे वो डेसिमल हो चाहे कुछ भी हो। बट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में हमारा ये फिक्स्ड है कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में हम इंटीजर वैल्यू पास नहीं कर सकते। मतलब इंटीजर वहां से पास करेंगे भी, अगर हमने वहां पे इंटीजर दे भी दिया तो यहाँ पर आके स्ट्रिंग में ही बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिंग एरे में सेव होता है। तो इसलिए हमको उसको जैसे अगर जैसे मान लो मैं इसको ऐसा करता हूं कि आर्क्स 1 और मान लो आर्क्स 2। तो अब ये कंपाइल हो जाएगा। नहीं सर, अब तो सर हो ही सकता है, क्योंकि सर इसमें अगर एक स्ट्रिंग भी आ जाएगी, एक नंबर भी आ जाए, तो कॉन्केटिनेशन हो जाएगा सर यहाँ पर। हाँ हाँ, तो कंपाइल हो गया। देखो कंपाइल हो गया, बट इसको मान लो रन करते हैं। तो रन करने पे अगर मान लो मैंने ऐसे ही रन कर दिया, अभी मैं इसको ऐसे ही रन कर देता हूँ, तो रन करने पे एक एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? कह रहा है जावा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। क्यों एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड बोल रहा है? क्योंकि हम मेन मेथड के अंदर इस एरे का 0 इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं, और यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स और यहाँ पर सेकंड इंडेक्स। बट हमने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स तो पास ही नहीं किए, इसका मतलब ये एरे एम्प्टी है, ये एरे खाली है, और हम उसका पहला इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं। तो इसलिए उस इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ गया। बट अगर हमको इसको यूज करना है तो हमको आर्ग्यूमेंट्स भी पास करने होंगे, और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स टर्मिनल से हम कैसे पास कर सकते हैं? अपने कोड में रन करते समय स्पेस दे के आर्ग्यूमेंट्स पास कर दो। जैसे अब स्पेस दिया तो मान लो मैंने यहाँ पे पहला लिखा, नाम लिख दिया, देन मैंने दूसरा नंबर लिख दिया, एंड तीसरा ये लिख दिया। अभी रन होगा। देखो रन हो गया। 3 आर्ग्यूमेंट्स मैंने पास किए थे, एक नाम और 2 नंबर। तो 2 नंबर अब करना था, मान लो प्लस, हो गया क्या? हो गया क्या? करना था प्लस, हो गया कॉन्केटिनेशन। क्यों कॉन्केटिनेशन हो गया? क्योंकि प्लस जब स्ट्रिंग के बीच में लगता है तो वो उसको जोड़ देता है, कॉन्केटिनेट कर देता है, आपस में जोड़ देता है, बट ऐड नहीं करता, एडिशन नहीं करता। तो बट हमको करना क्या है, इस नंबर्स को, क्योंकि इसका डेटा टाइप
इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, इसलिए उसने ऐड कर दिया। तो हमको लेकिन ये नहीं करना है, हमको क्या करना है, ऐड करना है उन नंबर्स को, या डिवाइड मीन निकालना है, कुछ भी करना है। तो पहले इसको इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा। तो इंट नंबर 1, इंटीजर में चेंज करने के लिए एक चीज होती है हमारे पास, इंटीजर क्लास एक होती है, इंटीजर डॉट, उसका फंक्शन होता है पार्स इंट, और इसको हम यूज करके अपना नंबर को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में। तो होगा क्या कि दोनों नंबर्स इससे इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर पॉसिबल है तो। अगर हम दूसरा तीसरा आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग दे देंगे फिर एरर आ जाएगा। तो उन्हीं नंबर्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता है जो पॉसिबल है कन्वर्ट होने। तो यहाँ हमने लिख दिया नंबर 1 प्लस नंबर 2, और इसको अगर हम सेव करके अब कंपाइल कर दें, और इंटीजर क्लास जो है वो भी लैंग पैकेज में है, इसलिए हमको कुछ इंपोर्ट नहीं कराना है उसको यूज करने के लिए। ये क्या हुआ, मैंने रन कर दिया बिना कंपाइल किए। ओके, इसको अब कंपाइल करते हैं पहले। अब इसको रन कर रहे हैं मान लो, तो रन करते समय मैं आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ, मनप्रीत एंड देन 12 एंड 23। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 12 प्लस 23 होके 35 आंसर आएगा, या 12 23 आएगा। अभी भी कोड देख लो और ध्यान से ढंग से बताना। हाँ, इसका क्या आंसर आएगा जो मैं आर्ग्यूमेंट्स अब अगर पास कर रहा हूँ, मनप्रीत 12 एंड 23। तो अब ये वाला कमांड क्या प्रिंट कराएगा, इनका सम प्रिंट कराएगा या अभी भी कॉन्केटिनेशन होगा? सर सम होना चाहिए। सम होगा, ठीक है, सम क्योंकि होगा। वो स्ट्रिंग इंटीजर में चेंज हो गई है। दो इंटीजर वेरिएबल्स है हमारे पास, नंबर 1 और नंबर 2, और जो दो इंटीजर के बीच में प्लस लगा है तो वो उनको ऐड ही करेगा। तो मैंने एंटर दबाया तो ये क्या आया, 35 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट है। और ठीक है, इतना तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट समझ आ गए कैसे पास करते हैं और उनको एक्सेस कैसे करते हैं। और अगर हमको इंटीजर या स्ट्रिंग के अलावा कोई टाइप का आर्ग्यूमेंट पास करना है तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इंटीजर, जैसे इंटीजर डॉट पार्स इंट इंटीजर के लिए है, ऐसे ही डबल डॉट पार्स डबल डबल के लिए होता है, फ्लोट के लिए फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट होता है, और ऐसे ही अपना स्ट्रिंग तो है ही। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप में हम इसको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो समझ आ गया, राइट? ठीक है। इसका तुम एरे का पहले लेंथ भी प्रिंट करा सकते हो। जैसे लेंथ का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये एरे ही है ना, तो एरे का एक फंक्शन होता है, एरे का एक ऑपरेटर होता है एरे के लिए, वो होता है लेंथ। लेंथ ऑपरेटर से हम इस एरे में कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी प्रिंट करा सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ लिखा, तो एरे का नाम डॉट lenghth ये लिख दिया। तो एक चीज याद रखना, कंफ्यूजन कहाँ होता है, कई लोग क्या करते हैं लेंथ के आगे डबल ये लगाने लग जाते हैं। एरे में जो लेंथ होता है ये ऑपरेटर होता है, ये फंक्शन नहीं होता, इसलिए इसके आगे ये दो ये ब्रैकेट्स नहीं लगते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग का यूज करते हैं, स्ट्रिंग में भी एक लेंथ फंक्शन होता है, उसके आगे ये डबल लगते हैं, बट एरे में ये नहीं लगते हैं। तो मैंने सेव कर दिया, इसको कंपाइल कर लेते हैं फिर से कंपाइल किया इसको, कंपाइल हो गया अपना कोड। इसको अगर हम रन करेंगे तो एरे का सबसे पहले साइज प्रिंट होके आएगा, और एरे का साइज देखो क्या प्रिंट होके आया, 3, ठीक है। तो ऐसे हम साइज भी इसका एक्सेस कर सकते हैं। तो एरे है, एरे में कुछ भी ऑपरेशन हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कमांड लाइन। जेवीएम का आर्किटेक्चर इसने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन इसके बाद किया है। जेवीएम में भी हमारे आर्किटेक्चर में क्या है कि जेवीएम के जो पार्ट्स हैं, तो जैसे मान लो बाइट कोड तक हो गया, बाइट कोड पे कब आता है हमारा, जब हमारा कोड कंपाइल हो जाता है तो डॉट क्लास फाइल बनती है, वो बाइट कोड फाइल होती है, ठीक है।
बाइट कोड पे जब आ जाता है उसके आगे हम अगर वो करें तो अपना ये ये जेवीएम में ये स्ट्रक्चर रहता है। तो सबसे पहले इसमें जेवीएम में क्लास लोडर होता है। क्लास लोडर का बस इतना सा मतलब होता है कि वो उसको जो डॉट क्लास फाइल है उसको रन करने के लिए मेन मेमोरी में लोड कर देता है उस बाइट कोड को। और फिर इसमें फर्दर पार्ट्स होते हैं। लोडर में लिंकर भी होता है। लिंकर मतलब कोई फाइल्स अगर इंपोर्ट कराई है या कुछ किया है तो उसके साथ लिंक कर देना। रिजोल्यूशन भी होता है। और जेवीएम के पास कुछ अपना मेमोरी जेवीएम की भी होती है उस कोड को रन करने के लिए। एक मेथड एरिया होता है। मेथड एरिया में अपना इसका सारे जो हमने बाइट कोड लिखा है उसका जितने भी वैल्यूज है, डेटा है, जो भी वो इसमें स्टोर होता है। हीप में इसका जितने भी स्टैटिक डेटा है वो जाके स्टोर होता है। फिर पीसी रजिस्टर्स है, ये जेवीएम लैंग्वेज स्टैक्स है, ये सब मतलब कोई मेथड्स कॉल हो रहे हैं तो स्टैक्स बन जाएंगे। पीसी रजिस्टर्स अपना डीएलडी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा रजिस्टर्स, वैसे ही करंट कमांड कौन सी एग्जीक्यूट करानी है ये सब। और एग्जीक्यूशन इंजन है उसके बाद। और नेटिव मेथड इंटरफेस। नेटिव मेथड मतलब जावा भी जैसे कई मेथड्स सी और सी प्लस प्लस वाले भी यूज ऑलरेडी जो रिटर्न है वो भी यूज करता है। तो उसके लिए ये नेटिव वाले लाइब्रेरीज और इंटरफेस यूज होता है। तो ये सारी चीजें अंदर होती हैं जेवीएम के। तो सबसे पहले क्लास लोड होती है और क्लास लोडिंग के टाइम ही हम कहीं काम करते हैं, ठीक है। तो लोडिंग में लिंकिंग भी होती है, इनिशियलाइजेशन भी होता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट्स है ऑब्जेक्ट बना देना, क्लास का ऑब्जेक्ट बना देना ताकि जेवीएम उसको क्लास को कॉल कर सके। तो ये अपना लोडिंग हो गई। इसके बाद मेमोरी का जो एरिया होता है जेवीएम का, मेथड एरिया है और हीप एरिया है, ये जेवीएम के कॉमन होते हैं। हर प्रोग्राम के लिए ये एरिया यूज होते हैं, मेमोरी एरियाज। और लेकिन ये स्टैक एरिया, पीसी रजिस्टर्स और ये सारे जो मेमोरीज होती हैं ये हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग बनती है। तो बट ये दोनों जो एरिया हैं ये एक जेवीएम के लिए एक ही होता है। मतलब प्रोग्राम्स कितने भी रन हो बट ये जेवीएम के लिए एक ही होता है। तो ये सब चीजें हैं, तुम लोग रिवाइज करने के लिए इधर से रिवाइज कर सकते हो। फिर नेटिव लैंग्वेज के लिए जैसे सी सी प्लस प्लस का कुछ कोड अगर यूज हो रहा है तो उसके लिए नेटिव लैंग्वेज और नेटिव इंटरफेसेस यूज होते हैं। उसके बाद फिर से जेडीके, जेआरई और जेवीएम। जेडीके जावा डेवलपमेंट की, जिसमें डेवलपमेंट टूल्स और बाकी सब चीजें होती हैं। वो हम्म, बाकी सब चीजें होती हैं। और तो सॉरी, तो इसमें बाकी सब चीजें होती हैं जैसे कंपाइलर है, डीबगर है। और इसी का पार्ट हमारा जेआरई भी होता है। तो जब तुम जावा डाउनलोड करते हो तो पूरा जेडीके डाउनलोड हो जाता है अपना। उसी में जेआरई भी होता है, जेवीएम भी होता है। तो जेआरई तुमको रन करने के लिए चाहिए होता है। और ये बाकी सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इन्होंने बहुत डिटेल में दिया। अगर आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं भी देखोगे तो अब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में दिया है। देन आइडेंटिफायर्स आ गया। एक मिनट देना मेरे को, मैं एक मिनट चाहिए मेरे को, 1 सेकेंड। हेलो। हेलो। या सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। तो इसमें क्या है, अपना ये है आइडेंटिफायर्स आ गए। उसके बाद आइडेंटिफायर्स मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम लोगों को।
क्लास नेम, मेथड नेम, वेरिएबल नेम, कुछ भी इंटरफेस का नाम या इनम का नाम, कुछ भी है वो आइडेंटिफायर्स में आ जाता है। आइडेंटिफायर्स के जो रूल्स हैं वो भी डिस्कस हो गए हैं। रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं, कीवर्ड्स, वो भी हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट थिंग, हमारी जो नेक्स्ट चीज है वो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स अपने पास इंटीजर, फ्लोट, बूलियन और कैरेक्टर, चार हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। और जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो हैं उसमें मतलब मेजरली चार होते हैं, ये बूलियन, कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोटिंग। मतलब जैसे अगर ये डेटा टाइप्स मेन है तो इसमें दो टाइप के हैं मेन, तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब है कि इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, उनको हम प्रिमिटिव बोलते हैं। बट जिनको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं उनको हम नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। तो स्ट्रिंग हम प्रिमिटिव की तरह ही यूज करते हैं जावा में, बट ये स्ट्रिंग जो होता है ये जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होता है। प्रिमिटिव क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है और क्लास को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किसी चीज में, तो दैट इज व्हाई स्ट्रिंग इज नॉट, इसलिए स्ट्रिंग क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। ऐसे ही एरेज भी एक डेटा टाइप है। एरे हमारा एक कॉम्बिनेशन है, मोर देन वन, मतलब एक डेटा टाइप की कई सारी वैल्यूज एरेज में होती हैं और फर्दर डेटा टाइप्स भी होते हैं। तो इनम्स भी बोल सकते हैं और बाकी। तो प्रिमिटिव हमारे टोटल चार ही होते हैं जो, और न्यूमेरिक में जैसे कैरेक्टर आ जाता है, इंटीजर, इंटीजर में इंटीग्रल में अपना चार आ जाते हैं इंटीजर में। इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, और इनमें फर्क क्या होता है? बस मेमोरी का, मेमोरी और रेंज का। मेमोरी अगर कम है तो रेंज भी कम होगी। तो बाइट में हम जैसे बाइट का जो होता है, ये इसमें इंटीजर डेटा टाइप्स हम स्टोर करते हैं, और इसकी जो मेमोरी जितनी, जो ये मेमोरी लेता है वो 1 बाइट की मेमोरी लेता है। शॉर्ट में हमारा जो आता है वो 2 बाइट की मेमोरी लेता है, इंटीजर टाइप का ही डेटा टाइप होता है। और जो इंट होता है ये 4 बाइट की लेता है। तो ये बीच का होता है तो सबसे ज्यादा हम इसी को यूज करते हैं, ना ज्यादा कम मेमोरी होती है, तो मतलब इसमें कोई भी नंबर आसानी से आ सकता है, फिट हो सकता है, इसलिए हम ज्यादातर इंट ही प्रेफर करते हैं कि बड़ी वैल्यूज भी आ जाती हैं और छोटी भी आ जाती हैं। तो सॉरी, देन देन वी हैव लॉन्ग। लॉन्ग 8 बाइट का होता है। ऐसे ही फ्लोटिंग में भी जो पॉइंट वाले डेसिमल नंबर्स होते हैं उसके लिए भी दो डेटा टाइप है हमारे पास, एक फ्लोट और एक डबल। फ्लोट और डबल में भी वही डिफरेंस है जो इन चारों में डिफरेंस है, दैट इज द मेमोरी एंड रेंज। मेमोरी जिसकी कम है वो छोटे नंबर स्टोर कर सकता है, छोटी रेंज स्टोर कर सकता है नंबर की, और जिसकी ज्यादा है वो बड़ी रेंज ऑफ नंबर स्टोर कर सकता है। तो फ्लोट 4 बाइट का अपना और डबल है 8 बाइट का। और कैरेक्टर टाइप जो डेटा टाइप होता है वो तो तुम लोग को ऑलरेडी सबको ही पता होगा, क्योंकि सी प्लस प्लस, पाइथन सब में ही होता है। कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप जो है ये सिंगल वैल्यू, सिंगल कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर सिंगल वैल्यू ये स्टोर कर सकता है, कोई भी कैरेक्टर टाइप की सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकता है। सिंगल कोट्स में कोई भी चीज अगर हम एक वैल्यू लिखते हैं तो वो हमारा अपना कैरेक्टर टाइप वैल्यू होती है। देन हमारे पास आ जाता है बूलियन। बूलियन में हम ट्रू और फॉल्स स्टोर करते हैं, और ये अपना इसको स्टोर करने के लिए लगता तो एक बिट ही है, एक बिट में 1 या 0 हम स्टोर कर सकते हैं, 1 किसी के लिए और फॉल्स या ट्रू के लिए किसी के लिए भी मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। बट इसकी भी मेमोरी जो होती है वो 1 बाइट की ही होती है। तो स्ट्रिंग में भी हम फर्दर, मतलब स्ट्रिंग क्लास है तो उसको भी, उसमें भी हम वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड, हाँ कुछ पूछना है किसी को? कैरेक्टर कितने बाइट का होता है? क्या? सब क्या है? ओके, कैर हमारा 2 बाइट का होता है। पहले क्या होता था, पहले हमारा एस्काई वैल्यूज स्टोर होती थी। देखो ये लिखा हुआ है 16 बिट्स। पहले हमारा जो है वो, पहले जो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस हैं वो ज्यादा बड़े उसमें कैरेक्टर सेट को सपोर्ट नहीं करती थी, तो वो 1 बाइट के उनके कैरेक्टर सेट्स होते थे। तो बट जावा में यूनिकोड
कैरेक्टर सेट होता है, इसलिए इसको 2 बाइट का होता है। और यूनिकोड कैरेक्टर सेट का मतलब होता है कि ये बहुत सारी और लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स भी स्टोर करता है। तो हिंदी के कैरेक्टर्स हो गए, इंग्लिश के कई कैरेक्टर्स, मतलब डिफरेंट जो वर्ड की लैंग्वेजेस हैं उनके भी फर्दर कैरेक्टर्स वो भी ये स्टोर इसमें जावा में कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा कैरेक्टर्स बढ़ गए तो उसको स्टोर करने के लिए इन्होंने उसकी मेमोरी का साइज भी बढ़ा दिया 16 बिट्स। तो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स अलग अलग लैंग्वेजेस से अगर स्टोर करने हैं तो उसके लिए भी जावा में स्टोर हो सकता है। पहले मतलब पहले वाली लैंग्वेजेस सी प्लस प्लस ये स्टोर ये उसमें पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो मेन चीज होती है रेंज। और रेंज क्या है, जैसे 1 बाइट का है तो इसमें 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 इज सॉरी 2 की पावर 7, क्योंकि ये एक उसके लिए होता है साइन के लिए। 2 की पावर 7 -128 से लेके 127 तक हम स्टोर करा सकते हैं। बूलियन जो है 1 बिट का है, इसमें ट्रू और फॉल्स। कैरेक्टर 16 बाइट का है, सिंगल कोट्स वैल्यू कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। एंड देन शॉर्ट है एक बाइट का, सॉरी बाइट, बाइट किधर है, हाँ बाइट हो गया। बाइट 1 बाइट का, शॉर्ट 2 बाइट का, इंट 4 बाइट का, और लॉन्ग ना ये फ्लोट और डबल भी वही है। तो इनकी रेंज अगर इंट की याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा है। बाइट की तो याद हो ही जाएगी, निकाल भी सकते हो। 2 की पावर 7 से लेके 2 की पावर 7 -2 की पावर 7 से लेके 2 की पावर 7 -1 तक। और इंटीजर की 2 की पावर 15 ये याद रख लो तो 32,768 से लेके 32,767। बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है और याद करना जरूरी है भी नहीं, वैसे तो इंटीजर भी याद करना जरूरी नहीं है। तो ये है। और कैर भी इंटीजर में आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि कैरेक्टर की भी कोई भी वैल्यू, कोई भी कैरेक्टर होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक इंटीजर वैल्यू भी एसोसिएटेड होती है। ठीक है, इसलिए कैर भी इंटीजर में होता है, इंटीजर में ही आता है पार्ट में। बूलियन है, बूलियन लिखेंगे जैसे एग्जांपल देख लो तो बूलियन बी इक्वल टू ट्रू। इसमें 2 ही वैल्यूज आ सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू असाइन किया है और फिर चेक कर लिया, बी अगर ट्रू है तो प्रिंट करा दिया। ठीक है, इसके और एग्जांपल्स हम लोग कल और देखेंगे। अब बाइट है, बाइट 8 बिट होता है। तो कोई जैसे नंबर हमने स्टोर किया 126 तो 126 स्टोर हो सकता है। फिर हमने प्लस प्लस किया 127 तो राउंडिंग ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये तुम लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा सी में, अगर ओवरफ्लो हो जाता है तो पिछली वैल्यू पे आ जाता है। तो 127 हो गया, 127 के बाद फिर बढ़ाया तो साइकिल हो गई, तो वो माइनस उसमें चला गया, -128 में घूम के। ठीक है, ये चीज़ें और आगे प्रोग्राम और देखेंगे। तो ये सी में भी तुम लोगों ने देखा होगा, राइट? ये किसने किसने देखा है ये जो साइकिल हो जाती है और रेंज से बाहर जा रहा है तो वो नेगेटिव में चला जाता है फिर। तो बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, चलो नहीं देखा तो अच्छी बात है और देख लेंगे। बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग में बस मेमोरी और रेंज का फर्क है, ऐसे ही फ्लोट और डबल में। और बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी इंटीजर वैल्यू होती है तो वो इन टाइप की होती है। तो ऐसे ही कैर। और वाई इज द साइज ऑफ कैर इज 2 बाइट इन जावा, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में ASCII कैरेक्टर्स होते हैं, 8 बिट्स इनफ होती है, लेकिन जावा यूनिकोड सिस्टम यूज करती है तो इसलिए 8 बिट उसमें कुछ मतलब कम पड़ता है, इसलिए उसको 60। यूनिकोड का मतलब है कि पूरा इंटरनेशनल कैरेक्टर सेट है जिसमें वर्ड की कई लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग अगर हम यूज करना चाहें तो स्ट्रिंग में अपने को स्ट्रिंग, फिर वेरिएबल का नाम, फिर उसकी वैल्यू। ये प्रोग्राम्स हम लोग देखेंगे आज, केवल बस थ्योरी अभी देख रहे हैं। क्लास में अपना क्लास भी अपना नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, इंटरफेसेस आता है, एरे आता है। तो ये सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए। इसके बाद वेरिएबल्स है, और कुछ 1-2 क्वेश्चंस अगर आज देखें तो वो सही रहेगा, क्योंकि
अपने को ना थोड़ा और बोर हो जाएंगे अगर केवल थ्योरी देखते रहे। एक्चुअली मैं बोल बोल के थक गया हूँ, तो थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? सर कल कंटिन्यू कर लेना सर। कल कर ले कंटिन्यू। तुम लोग भी थक गए हो क्या? यस सर। चलो ठीक है। एक काम करो, बोलना तो नहीं है बट तुम लोग एक काम कर लो, लिखने वाला काम करो, प्रोग्राम बनाने वाला काम करो। थ्योरी पढ़ते रहोगे तो एक चीज मैं अभी बता दूं तुम लोग को, केवल अगर थ्योरी करोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मतलब तुम लोग सोचते हो कि केवल थ्योरी पढ़ के, केवल कॉन्सेप्ट्स पढ़ के तुम्हारा कोई फायदा होने वाला है, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला है। जब तक प्रोग्राम खुद से लिखोगे नहीं, कुछ तुमको आएगा नहीं। तो एक काम करो सब लोग, सबका गिटहब पे अपना वो अकाउंट है क्या? गिटहब पे बनाया हुआ है रिपोजिटरी? हाँ जी मैं सर, मेरा तो है सर। यस सर। ओके, तो एक काम ये कर सकते हैं कि बट गिटहब पे अभी जाने के लिए मैं ये सोच रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है तो गिटहब पे ना डाले जाए। तो जैसे एक दो क्वेश्चंस अगर तुम लोग को मैं कहूँ तो तुम लोग करके रखो इसके लिए। तो तू बहुत छोटे लेवल के, अभी स्टार्टिंग है, तुम लोग को सिंटैक्स समझना है जिन्होंने जावा नहीं पढ़ी है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस है। तो इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं होगा बट ये है कि सिंटैक्स क्लियर हो जाएगा तुम लोग। कमांड लाइन इनपुट लेना है, और कमांड लाइन इनपुट में अपने को चेक करना है जो नंबर इनपुट में आया है, वो नंबर इवन है या ऑड है। इवन है तो इवन प्रिंट कराओ, ऑड है तो ऑड प्रिंट कराओ। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा है अपने को, और क्या है क्वेश्चन, दो नंबर्स ले लो और उनका सम, टेक टू नंबर्स एंड प्रिंट द सम। ये मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है बट सिंटैक्स से तुम लोग वो हो जाओ, इसलिए मैं दे रहा हूँ। सम, देन प्रोडक्ट एंड डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, उनका डिफरेंस, ये सब प्रिंट कराओ, ठीक है। और इवन ऑड, और कोई क्वेश्चन किसी और के दिमाग में आ रहा हो? तो एक चीज और याद रखना, ये जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ नेक्स्ट क्लास तभी होगी जब ये क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम लोग को अगर ये नहीं आता है तो तुम लोग आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यार ये करके रखो, बहुत कमांड सिंटैक्स से लाइन हाँ, कमांड लाइन इनपुट लेना है, और नंबर्स को उसमें चेंज करने के लिए ये कमांड याद रखो, इंटीजर डॉट पारसेंट। हो ये सके तो ऑड उसकी इवन सेट्स का स्क्रीनशॉट यूज ले करके लो। करना है, कमांड लाइन हाँ, यूज और करना है। ऑड इवन में टर्नरी ऑपरेटर जैसे मैंने अभी बताया था वो भी यूज कर सकते हो, और इफ एल्स भी यूज कर सकते हो अगर ऑलरेडी सिंटैक्स पता है तो तुमको, ठीक है। और सर किसी आईडी पे कर सकते हैं अभी या नहीं? अभी इस पे करना, नोटपैड पे? आईडी छोड़ के अगर सिंटैक्स समझना है तुमको तो मेरे हिसाब से तो नोटपैड पे कर लो। नहीं, नोटपैड पे हो रहा है ठीक है यार, नहीं तुमको ज्यादा वो दिक्कत हो रही है, मेरे हिसाब से तो नोटपैड पे करो। कोई दिक्कत हो सेटिंग अप एनवायरनमेंट ठीक है सर, तो नोटपैड पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, बस इतना बहुत है, सिंटैक्स जानने के लिए ये बहुत है इतने क्वेश्चन, ठीक है। इससे तुमको लेक्चर सिंटैक्स का थोड़ा, बैकअप मिलेगा? क्या मिलेगा? रिकॉर्डिंग? यस सर। हाँ, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, शेयर कर दूंगा। ओके सर। हाँ, तो तुम लोग देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। सब लोग गिटहब पे बना लेना, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन मैं वहीं पे डलवाऊंगा और वहीं से चेक करवाऊंगा। जो क्वेश्चन करेगा वही क्लास में एंट्री करेगा, बाकी लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका अभी सॉल्यूशन तुम लोग व्हाट्सएप या कहीं ग्रुप पे सेंड कर सकते हो, या
मतलब मैम को भेज सकते हो या किसी को, अगर ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है तो वहाँ भेज सकते हो, वो वहाँ से मैं फॉरवर्ड करवा लूँगा। ग्रुप बना हुआ है क्या तुम लोग का कोई? यस सर। अच्छा, मैं नहीं हूँ Yes, अभी sir. उसमें, लेकिन हाँ शायद, तो वहाँ सेंड कर देना। और कुछ बच्चे दूसरे ग्रुप के भी हैं, वो डायरेक्टली अपने ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं। तो जिसका आंसर आएगा नेक्स्ट क्लास में, वही मतलब उसी को एंट्री दूंगा, क्योंकि मेरा बोलने का फायदा नहीं है अगर तुम लोग कुछ करो नहीं, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर जावा पढ़नी है तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो ना पढ़ो। ज़्यादा क्वेश्चन मैंने कठिन दिए नहीं। तो एक है इवन ऑड चेक करना है कमांड लाइन इनपुट लेके, और दूसरा है दो नंबर्स इनपुट करा के उनका सम, प्रोडक्ट, डिवीजन और डिफरेंस, बस। ठीक है, क्वेश्चन याद रखना। कोई प्रॉब्लम हो तुम लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, कुछ भी पूछना है या कुछ भी करना है तो तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ले लेना मैम से या किसी से भी, ठीक है। सर एक सर एक वो कॉमन चैट ग्रुप पे बना आंसर दीजिए। क्वेश्चन लिख दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, ग्रुप पे मतलब अभी ये चैट पे लिख दूं क्या? चैट से कॉपी कर लो या फोटो यस खींच लो सर, इसी की। यस सर, चैट से हम मैं एक कॉपी बार कर लेंगे। मैं एक बार फिर शेयर कर देता हूँ, फोटो खींच लो इसकी, है ठीक है ना वो? ओके सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो खींच लो। ये लो, मैंने शेयर कर दिया। बहुत कम होमवर्क है, इसलिए मतलब दिन में एक क्वेश्चन करो, लेकिन करके आना है यार नेक्स्ट टाइम। सर एक कॉमन ग्रुप बना दो सर, कॉमन ग्रुप जिसमें आप ऐड हो। मैं बोल दूंगा इस मैम को, बना देंगे, या उसी ग्रुप में जिसमें आप तुम फिर लोग उसी ऑलरेडी में हो। असाइनमेंट वगैरह, क्वेश्चन वगैरह पोस्ट हाँ कर देना, हम वहाँ से ही कर लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। यस सर, इट वुड बी बेटर लाइक जावा फुल स्टैक का ग्रुप वगैरह पढ़ हाँ सकते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो भी बनवा दूंगा मैं, बोल दूंगा मैम से। सर नेट कर सकते हैं क्या ये क्वेश्चंस? क्या कर सकते हैं? नेट बीन्स का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराया था सर ने, वहां भी रन कर सकते हैं सर ये, या फिर नोटपैड प्लस प्लस ही करना है? बेटर रहेगा नोट पैड प्लस प्लस पे करो, बट तुम लोग कहीं भी कर सकते हो, मैंने पहले भी बोला है। बेटर रहेगा अगर नोट पैड प्लस प्लस नोट पे पैड पे करते हो और कमांड लाइन से अपना रन करते हो, तुमको भी अच्छा लगेगा देखने में कि कैसे कंपाइल हो रहा है, डॉट क्लास फाइल जनरेट हो रही है और कैसे रन हो रहा है तुम्हारे पे। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से तो नोट पैड प्लस प्लस पे ही करो। नहीं हो पा रहा तो उस पे जाओ, वरना उसी पे करो, ठीक है। ओके ओके सर। ओके सर। चलो ठीक है, ये अभी तक जो पढ़ाया वो रिवाइज कर लेना, और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हमारा प्रोग्रामिंग बढ़ता जाएगा, थ्योरी कम होता जाएगा। तो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।